तो अच्छा बात है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आज हम आप लोगों को क्लास 8वां का यानी क्लास 8 का साइंस चैप्टर 11 करवाएंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश और प्रकाश के खेल। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखिए। मान लीजिए यहाँ का रहा है, ये ध्यानपूर्वक देखिए। मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टांगा है, आपका चित्र आपकी आंखों के सामने अपनी कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? यानी चर्चा कीजिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं। उत्तर देखिए यहाँ पर इसका है, कह रहा है क्या, ध्यानपूर्वक देखिए। हम किसी वस्तु को, यहाँ पर उत्तर देखिए, नोट करते जाइएगा। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जबकि उस वस्तु से आने वाली प्रकाश को किरण हमारी आंखों में प्रवेश करे। चित्र थोड़ा मित्र लिखा गया है, चित्र होगा। चित्र द्वारा आंखों के सामने कॉपी ला देने के कारण दीवार पर टांगे फोटो से आने वाला प्रकाश किरण मेरी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा। फलतः होगा कि उस फोटो को हम नहीं देख पाएंगे। तो यही इसका जो है सो उत्तर था। यहाँ देखिए फल लिखा गया है, तो फलतः होगा, ठीक है, फलतः होगा कि उस फोटो को हम नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा है क्या, ध्यानपूर्वक देखिए। दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते? तो चलिए इसका प्रश्न है, यहाँ कर रहा है दिन के उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधे को इस कारण देख पाते हैं क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से परावर्तित किरणें हमारी आंखों में आती हैं जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। अंधेरी रात में परावर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया नहीं होगी, जिस कारण हम उस समय उन पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को दोहरा कर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का रहा है बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है यहाँ, कहता है 3 दर्पणों को फेविकोल की सहायता से एक प्रिज्म के आकार में सटा देते हैं। इस सटे हुए आकृति को मोटे गत्ते से बनी बेलनाकार डब्बे में इस प्रकार अंदर करेंगे कि डब्बा आकृति से थोड़ी लंबी हो तथा आकृति डब्बे में बिल्कुल फिट बैठता हो। डब्बे के, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क में बंद करेंगे जिनके बीच में भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छोटा छिद्र बना हो। छिद्र पर पारदर्शी प्लास्टिक चिपका देंगे। डब्बे के दूसरे सिरे पर समतः कांच की वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगाएंगे कि वह प्रिज्म की आकृति को छू सके। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख देंगे तथा इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देंगे। चूड़ियों के टुकड़े को घूमने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ देंगे। इस प्रकार बहुमूर्तिदर्शी तैयार कर लेंगे। चलिए तो प्रश्न 3 खत्म हो गया। अब हम 4 पे चल रहे हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो चलिए इसका हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर देखिए
इनका होगा हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा गया, यहाँ बराबर होता है। इसीलिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान भी 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, मान के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो बराबर बराबर लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, बराबर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7, चलिए प्रश्न संख्या 7 का आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। हम अपनी आंखों की देखभाल निम्नलिखित प्रकार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। यहाँ देखिए पहला है, यहाँ पर कह रहा है परामर्श के अनुसार उचित चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अत्यधिक तीव्र प्रकाश या कम प्रकाश में पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, न तो बहुत ज़्यादा लाइट न बहुत कम ही लाइट। तीसरा पॉइंट है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी खुली आँखों से नहीं देखेंगे। इसके लिए गाढ़ा काला चश्मा का प्रयोग में लेंगे या व्यवहार में करेंगे। अगला है पॉइंट नंबर 4 है, नेत्र में धूलकण या कीड़े पड़ने पर रगड़ेंगे नहीं, बल्कि स्वच्छ जल से धोएंगे या साफ कपड़ा से कीड़े को निकालेंगे। चलिए पॉइंट नंबर आगे देखते हैं। नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोएंगे। पढ़ाई के समय पुस्तक को सदैव सामान्य दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ेंगे। पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर ले जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, कहता है किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निःशक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तब आप क्या करेंगे। ये प्रश्न है। अब इनका उत्तर देखिए। कह रहा है यदि किसी दृष्टि निःशक्त व्यक्ति को गड्ढे के पास जाते जाते कुछ हम देखेंगे तो बिना समय गंवाए उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़कर आगे जाने से रोक देंगे। पुनः हाथ पकड़े उस व्यक्ति को सही रास्ते में गड्ढे के पार पहुंचा देंगे, यानी गड्ढे से आगे कर देंगे। यदि वह व्यक्ति चाहेगा तो हम उसको उसके गंतव्य तक पहुंचा भी देंगे। तो चलिए ये भी प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, कुछ प्रश्न है जो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे ब्रेन लिपि में लिखा कागज कहीं से उपलब्ध हो सके तो उसे छूकर देखिए तथा कैसा महसूस हो रहा है। अगला है यहाँ पर प्रश्न है, तितली केकड़ा उल्लू चील गरुड़ आदि की आंखों का अवलोकन याद हो सके तो कीजिए। चलिए अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके उत्तर। कह रहा है क्या ज्ञानेंद्रिया क्या है। ज्ञानेंद्रिया क्या है, देखिए ज्ञानेंद्रिया क्या है। आँख नाक कान गला, यहाँ जिला लिखा गया है तो यहाँ होगा क्या, गला होगा। यहाँ क्या होगा, गला होगा।
चलिए नहीं काम कर रहा है, हम पेंसिल से ही लिख देते हैं। गला, आँख, कान, नाक, गला तथा त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इससे हम संसार को जानते हैं। थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर पॉइंट, कुछ क्या टाइप किया था। चलिए अगला है, वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है? तो इसका उत्तर होगा वस्तुओं का दृश्य प्रकाश बनाता है। ज्ञानेंद्रियां हैं जिनकी सहायता, और ज्ञानेंद्रिया की सहायता से विभिन्न वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं? तो विभिन्न वस्तुओं को हम उन वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश से देख पाते हैं। चलिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। नोट करते चलिएगा। अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? तो पार्श्व परावर्तन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अगला है, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? हाँ, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाते हैं? उत्तर है, हम अपने सिर के पीछे के बालों को परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तित होने के कारण देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन है? यह रंगीन है तो उसमें कितने रंग हैं? तो सूर्य प्रकाश श्वेत नहीं है, सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं है, रंगीन है, उसमें 7 रंग होते हैं। प्रतिदीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रतिदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र आदि। अगला है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, ध्रुव तारा, मोमबत्ती आदि। अंध बिंदु किसे कहते हैं? दक्ष तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोष इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। पारदर्शियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? परिदृश्यों। तो परिदृश्यों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे और बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है?
कैलाइडोस्कोप से देखने पर बार बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देते, अर्थात कभी भी एक पैटर्न दोबारा दिखाई नहीं देता। इसका प्रयोग दीवारों को सजाने वाले, कागजों तथा वस्त्रों को डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या है 17, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला है चाक्षु विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति विकसित की गई है? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति विकसित की गई है, जिसकी खोज एक चक्षु विकृति व्यक्ति लुई ब्रेल ने 1821 में प्रकाशित किया था। अगला है ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप रहते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के अर्ध अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित कर बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कॉलमों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। चलिए, तो ये अध्याय यहीं से